मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण सीरीज़ शुरू कर रखी है। तो जो भी स्टूडेंट अपनी CUT की, UGC हिंदी नेट की, TGT PGT हिंदी की या फिर किसी भी स्टेट का कम्पिटिटिव एग्जाम है और आपका विषय यदि हिंदी है तो ये सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा हिंदी साहित्य का इतिहास। तो चलिए इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं या इसके अंतर्गत जो भी आता है तो चलिए उसको हम जानते हैं। तो हमारा जो हिंदी साहित्य है उसका जो विभाजन है उसके बारे में हम जान लेते हैं कि जो संपूर्ण हिंदी जगत में जितनी भी प्राप्त रचनाएं होती है, चाहे वो रचनाएं कोई भी हो, जैसे कहानी है, नाटक है, उपन्यास है या हमारी कविताएं हैं, वो सभी जो रचनाएं हैं उनको जो है निम्न अनुसार विभाजित किया गया है। तो नीचे जो है हमें बताया गया है कि उसको किस प्रकार से विभाजित किया गया है। जो भी है ये सभी हमारी काव्य के अंतर्गत आती है। इसमें गद्य काव्य और हमारा पद्य काव्य दोनों ही शामिल होता है। तो जो ये काव्य है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो है श्रव्य काव्य और एक होता है दृश्य काव्य। तो इन दो काव्यों के अंतर्गत इसको बांटा गया है। जो हमारी जितनी भी रचनाएं होती हैं उसको श्रव्य काव्य के अंतर्गत और दृश्य काव्य के अंतर्गत बांटा गया है। तो जो हमारा श्रव्य काव्य है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, उसके अंतर्गत हमारा पद्य काव्य आएगा, हमारा गद्य काव्य आएगा और चंपू काव्य आएगा। तो ये हमारे जो श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। पद्य काव्य के अंतर्गत क्या आएगा, प्रबंधात्मक जो है हमारा काव्य है उसमें कौन कौन से महाकाव्य, खंड काव्य और गीति काव्य, ये हमारे प्रबंधात्मक काव्य के अंतर्गत आ गए हैं। और मुक्तक काव्य, तो ये जो हमने पढ़े हैं ये हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, ये हमारे पद्य काव्य के अंतर्गत आएंगे। जो गद्य काव्य है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, उसके अंतर्गत कथाएं आएंगी और आख्यायिका आएंगी। तो ये सभी हमारे किस में आएंगे, श्रव्य काव्य के अंतर्गत। तो चलिए दृश्य काव्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक आएगा, भांड आएगा, उसके बाद डिंब आएगा, स्वंकार आएगा, अंक आएगा, प्रकरण, प्रहसन, व्यायोग, विधि और इहामृग। तो ये जो है हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, ये हमारे दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। अब जो ये हम पढ़ते हैं गद्य साहित्य, तो ये जो गद्य शब्द है, ये गद्य शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, गद्य का क्या अर्थ है, तो इसको हम जान लेते हैं। जो ये गद्य शब्द है वो गद्य धातु में य यानी कि यत्य प्रत्यय के जुड़ने से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मौलिक अभिव्यक्ति। गद्य जो शब्द है वो किससे बना है, गद्य में य प्रत्यय जुड़ने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मौलिक अभिव्यक्ति। अर्थात किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने में उत्पन्न होने वाले यानी कि उसके जो मन में जो भी भाव, जो भी विचार उत्पन्न होते हैं उनको मूल रूप से लिख देना ही हमारा क्या कहलाएगा, गद्य काव्य कहलाएगा। मनुष्य, किसी भी मनुष्य के अंदर जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, जो भी मन के भाव उत्पन्न होते हैं, तो उनको ही लिख देना, उनको लिखित रूप में दूसरों के सामने प्रकट करना, वो हमारा सब क्या कहलाएगा, गद्य काव्य के अंतर्गत आता है। अब गद्य की परिभाषा क्या है इसको हम देख लेते हैं। जो आचार्य दंडी थे उन्होंने किसकी रचना की थी, काव्यदर्श की रचना की थी। उसमें गद्य की उन्होंने परिभाषाएं दी है। तो वो कौन कौन सी हैं, अपाद्य है, पद संतानोह गद्य है, अर्थात छंद के नियमों से रहित पद्य रचना क्या कहलाएगी, गद्य काव्य कहलाएगी। जिसमें छंद के नियम लागू नहीं होते हैं, जिसके अंतर्गत छंद के नियम नहीं आते हैं, तो वो रचना क्या कहलाएगी, गद्य काव्य कहलाती है। और ओज है समास गुह सत्तव में तद्य गद्यस्य लक्षणम, अर्थात जिस रचना में ओज गुण की प्रधानता होती है तथा समासिक पदों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, वह रचना क्या कहलाएगी, वह रचना गद्य रचना कहलाती है। संसार के सभी साहित्यों में सर्वप्रथम पद्य काव्य ही लिखा गया था और उसके सफल होने के बाद ही जो है गद्य काव्य लिखा जाने लगा। गद्य कविना नाम निकसम वदंती, अर्थात 8वीं शताब्दी में कहे गए आचार्य वामन के इस कथन के अनुसार गद्य काव्य को कवियों की कसौटी कहा जाता है।
ये किसने कहा था? ये आचार्य वामन ने कहा था कि जो गद्य काव्य है वो कवियों की क्या है? कसौटी है। अब हम आगे देख लेते हैं कि जो गद्य काव्य है उसके भेद क्या है, यानी कि गद्य काव्यों को कितने भागों में बांटा गया है। संस्कृत के जो आचार्य थे उनके अनुसार गद्य काव्य जो है मुख्यतः दो भेद माने गए हैं, यानी कि गद्य काव्य को दो भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? कथा, कवि की कल्पना के आधार पर रचित जो गद्य काव्य है वो क्या कहलाएगी? वो कथा कहलाएगी। और आख्यायिका, आख्यायिका क्या होती है? ऐतिहासिक कथानकों के आधार पर रचित गद्य काव्य रचना जो होगी वो क्या कहलाएगी? वो आख्यायिका कहलाएगी। समासिक पदों के प्रयोग के आधार पर गद्य काव्यों के चार भेद माने गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? मुक्त गद्य है, जिसमें क्या है? समासिक पदों से रहित यह गद्य काव्य रचना होती है। तो जो समासिक पदों से रहित गद्य काव्य रचना होगी तो उसको क्या कहेंगे? मुक्त गद्य कहेंगे। चूर्णक गद्य क्या होता है? समासिक पदों का जिसमें कम प्रयोग होता है तो उसको हम चूर्णक पद्य कहेंगे, चूर्णक गद्य कहेंगे। और फिर है उत्कालिका प्राय गद्य। ये कौन से होते हैं? जिसमें समासिक पदों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। और वृत्तगंधी गद्य क्या होता है? गद्य को भी पद्य की तरह जब लिखने का प्रयास किया जाता है तो उसको वृत्तगंधी पद्य गद्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तगंधी गद्य कहते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं कि इसमें और क्या है कि जो हिंदी साहित्य में गद्य काव्यों के भेदों को क्या कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य में जो गद्य होते हैं, गद्य जो रचनाएं होती हैं उनको विधा के नाम से जाना जाता है। और हिंदी साहित्य में अब तक कितनी विधाएं स्थापित हो चुकी हैं? तो अब तक जो है 17 विधाएं विकसित हो चुकी हैं। तो वो 17 विधाएं कौन कौन सी हैं? तो निबंध, आलोचना या समालोचना, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रावृत्त, रिपोर्टाज, पत्र, डायरी, फीचर, साक्षात्कार, संदर्भ ग्रंथ या फिर स्मृति ग्रंथ। तो ये जो है हमारे अब तक जितने भी हैं हिंदी साहित्य में कुल 17 जो विधाएं हैं वो हमारी विकसित हुई हैं, जिसके अंतर्गत ये सब आते हैं। और सबसे पहले जब प्रेस यानी कि छापे खाने का जब आविष्कार हुआ था उसके बाद गद्य साहित्य में सबसे पहले निबंध जो विधा थी वो विकसित हुई थी। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा हिंदी गद्य साहित्य का जो काल विभाजन है वो किस प्रकार से किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा संपूर्ण गद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया? तो 4 काल खंडों में इसको बांटा गया है। तो हिंदी गद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा है? तो 4 काल खंडों में बांटा है। और ये किसने बांटा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बांटा है। तो वो कैसे बांटा है? तो चलिए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले अभिउत्थान काल, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम भारतेंदु युग कहते हैं। इसका जो समय था वो 1900 विक्रम संवत से 1945 विक्रम संवत है, या फिर हम कहें 1843 ईस्वी से 1893 ईस्वी का जो समय रहा वो भारतेंदु युग है, जिसको अभिउत्थान काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो विभाजन हुआ वो हुआ परिष्कार काल, जिसको द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। 1950 विक्रम संवत से 1975 विक्रम संवत तक इसका समय है, या फिर कहें 1893 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक का इसका समय रहा। दूसरा है उत्कर्ष काल, जिसको छायावादी युग भी कहते हैं। इसमें 1975 विक्रम संवत से लेकर 1935 विक्रम संवत तक इसका समय रहा है, या इसको हम कह सकते हैं 1918 ईस्वी से लेकर के 1938 ईस्वी तक का जो है इसका समय रहा, जिसको हम क्या कहेंगे? उत्कर्ष काल यानी कि छायावादी युग कहेंगे। चौथा है वर्तमान काल, जिसको अद्यतन युग कहते हैं। ये 1995 विक्रम संवत से अब तक का जो समय है इसका, या फिर कहें 1938 ईस्वी से लेकर अब तक का जो समय है वो हमारा वर्तमान काल, जिसको अद्यतन युग भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य साहित्य का जो है उसका विभाजन, गद्य साहित्य का जो इतिहास है उसका विभाजन किया है। अब है उपन्यास। तो उपन्यास क्या होता है? तो चलिए इसके विषय में हम जान लेते हैं कि उपन्यास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका अर्थ क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं। तो चलिए उसको हम जान लेते हैं। उपन्यास शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ
क्या क्या है कि जो उपन्यास शब्द की उत्पत्ति के संबंध में निम्न अनुसार दो मत प्राप्त होते हैं। कि वे कौन कौन से मत प्राप्त होते हैं कि उपन्यास शब्द की उत्पत्ति के संबंध में, इसके अर्थ के संबंध में हमें कितने मत प्राप्त होते हैं? तो दो मत प्राप्त होते हैं। तो पहला मत क्या है कि पहले मत के अनुसार जो उपन्यास शब्द है वो किससे बना है? वो उप धन न्यास के योग से बना है। जब हम इसकी संधि करते हैं तो क्या बनता है? उप धन न्यास। जब हम उपन्यास की संधि करते हैं तो यानी कि जो हमारा उपन्यास शब्द है वो दो शब्दों से बना, किससे? उप धन न्यास से। तो अब इसको हम कैसे कर लेते हैं कि जो उप का अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ होता है समीप, और न्यास का अर्थ क्या होता है? धरोहर। अर्थात हमारे पास रखी हुई जो वस्तु है वो क्या कहलाएगी? वो उपन्यास कहलाती है। दूसरा मत क्या है कि दूसरे मत के अनुसार भी जो उपन्यास शब्द है वो दो शब्दों से बना है, किससे? उप धन न्यास से। उप का अर्थ क्या होता है? सामने, और न्यास का अर्थ होता है स्थापना। अर्थात हमारे सामने ही किसी विषय वस्तु को स्थापित करना ही क्या कहलाएगा? वो उपन्यास कहलाता है। तो इस प्रकार से हमें उपन्यास शब्द की उत्पत्ति और इसके अर्थ के विषय में हमें दो अर्थ प्राप्त हुए थे, जिसको हमने जाना कि उपन्यास पहले मत के अनुसार जो उपन्यास शब्द है वो किससे बना है? उप धन न्यास से बना है। उप का अर्थ क्या होता है? समीप, और न्यास का अर्थ क्या होता है? धरोहर। अर्थात हमारे पास में जो भी वस्तु रखी है वो क्या कहलाएगी? उपन्यास कहलाएगी। दूसरे मत में क्या है कि दूसरे मत के अनुसार जो उपन्यास शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, उप धन न्यास। उप का अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ होता है सामने, और न्यास का मतलब होता है स्थापित। अर्थात जो विषय वस्तु की स्थापना हमारे सामने होती है तो वो क्या कहलाएगी? वो उपन्यास कहलाती है। अब हम आगे देख लेते हैं कि उपन्यास की जो परिभाषाएं हैं वो क्या हैं। मुंशी प्रेमचंद के अनुसार उपन्यास की क्या परिभाषा है? मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास को किस प्रकार से परिभाषित किया है तो उसको जान लेते हैं कि मनुष्य जीवन पर प्रकाश डालना और उसके क्या रहस्यों को खोलना क्या कहलाएगा? उपन्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? मुंशी प्रेमचंद ने क्या कहा है कि उपन्यास का अर्थ क्या होता है, या उस उपन्यास की क्या परिभाषा है कि मनुष्य के जीवन पर प्रकाश डालकर उसके रहस्यों को खोलना क्या कहलाएगा? उपन्यास कहलाता है। मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास को क्या कहा है? तो उपन्यास को मुंशी प्रेमचंद ने मानव चरित्र का आख्यान कह करके पुकारा है। बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार उपन्यास की परिभाषा देख लेते हैं कि बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। क्या है? मनुष्य जो है, जो उपन्यास है वो मनुष्य के जो वास्तविक जीवन है उसकी काल्पनिक कथा है। गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा है कि उपन्यास गद्य का एक नव विकसित रूप है जिसमें कथा वस्तु, चरित्र चित्रण और संवाद इत्यादि तत्वों के माध्यम से यथार्थ एवं कल्पना के विकसित रूप के द्वारा किसी कहानी को आकर्षक शैली में प्रस्तुत करना क्या कहलाएगा? उपन्यास कहलाएगा। तो ये किसने कहा है? ये गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। अब हम आगे देख लेते हैं कि क्रॉस के अनुसार उपन्यास से हमारा अभिप्राय उस गद्य में अल्प कथा से होता है जिसमें मानव जीवन के यथार्थ का वास्तविक चित्रण किया जाता है। तो ये किसने कहा है? क्रॉस ने कहा है कि क्या है? उपन्यास से हमारा अर्थ क्या होता है कि जो उपन्यास है वो एक गद्य में एक छोटी कहानी होती है जिसमें मानव जीवन के यथार्थ का क्या होता है? वास्तविक चित्रण किया जाता है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है मानवीय मनोवेगों का एक ऐसा चित्रण जिसमें कल्पना भी हो और यथार्थ भी, यानी कि इन दोनों का सुंदर वर्णन किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसको हम उपन्यास कहते हैं। अब उपन्यास में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं तो चलिए हम जान लेते हैं कि जो उपन्यास है वो हिंदी गद्य काव्य की क्या है? एक नवविकसित विधा है। इसमें किसी मनुष्य के जीवन का क्या होता है? सर्वांग विवेचन किया जाता है। उपन्यास में कल्पना और यथार्थ का क्या होता है? सुंदर मिश्रण किया होता है। और उपन्यास में मुख्य कथा के साथ साथ कुछ सहायक या प्रासंगिक कथाओं को भी इसमें शामिल किया जाता है। क्या होता है? मुख्य कथा के साथ साथ एक सहायक या प्रासंगिक कथा को उसमें शामिल किया जाता है।
अब हम आगे देखते हैं कि उपन्यास में कौन कौन से मुख्य तत्व होते हैं। तो जो कहानी होती है, जो हमारी उपन्यास विधा होती है, इनमें 6 तत्व पाए जाते हैं। अगर ये कहे जाए प्रश्न, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि उपन्यास में कितने तत्व होते हैं, तो उपन्यास में या कहानी में सामान्यतः 6 तत्व पाए जाते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? कथानक या विषय वस्तु, उसके बाद पात्र या चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद, भाषा शैली, काल देश या वातावरण और उद्देश्य। तो इस प्रकार से उपन्यास के ये 6 मुख्य तत्व होते हैं। अब इससे आगे और कौन कौन से उपन्यास से संबंधित तथ्य हैं, तो उनको भी हम जान लेते हैं कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो अगर हम कहें कि हिंदी साहित्य में मौलिक उपन्यास कौन से हैं, तो उसको लेकर भी अनेक मतभेद हैं। अलग अलग आचार्यों ने अपने अनुसार अलग अलग लेखकों के उपन्यास को मौलिक उपन्यास माना है। तो चलिए उसको हम देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार परीक्षा गुरु को जो मौलिक उपन्यास माना है, और ये इसका समय है 1882 ईस्वी। जो परीक्षा गुरु है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है। फिर है गणपति चंद्र गुप्त ने भाग्यवती को हिंदी साहित्य का सबसे पहला मौलिक उपन्यास माना है। इसका समय कितना है? 1877 ईस्वी। और इसके लेखक कौन है? तो भाग्यवती के जो लेखक है वो है सरदाराम फुल्लोरी। यहाँ मैं लिख देती हूँ, सरदाराम फुल्लोरी। और परीक्षा गुरु के उपन्यासकार कौन है? तो लाला श्री निवास दास। तो लाला श्री निवास दास है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा इस उपन्यास को जो है हिंदी साहित्य का सबसे पहला मौलिक उपन्यास माना है, जिसका समय कितना है? 1880 ईस्वी। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है भारतेंदु। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके लेखक है। फिर है डॉक्टर श्री लाल कृष्ण लाल के अनुसार जो चंद्रकांता है, उसने इसको जो है चंद्रकांता को हिंदी का सबसे पहला मौलिक उपन्यास माना है, जिसका समय कितना है? 1891 ईस्वी। और ये चंद्रकांता जो हमारा उपन्यास है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये देवकी नंदन खत्री के द्वारा ये लिखा हुआ हमारा उपन्यास है। उसके बाद जो है डॉक्टर शिव नारायण श्रीवास्तव के द्वारा केतकी की कहानी, जो ये उपन्यास है 1803 ईस्वी का, इसको हिंदी साहित्य का मौलिक उपन्यास माना है। और रानी केतकी की कहानी, ये उपन्यास किसका है? तो ये इंसा अल्लाह खां का ये उपन्यास है। फिर गोपाल राम गहमरी, इन्होंने देवरानी जिठानी की जो कहानी उपन्यास है 1870 ईस्वी का, इसको हिंदी साहित्य का मौलिक उपन्यास माना। तो ये उपन्यास किसका है? तो ये उपन्यास है पंडित गौरीदत्त व्यास का ये उपन्यास है। और सबसे सर्वमतानुसार यानी कि सभी लेखकों के अनुसार परीक्षा गुरु को हिंदी का सबसे प्रथम मौलिक उपन्यास माना गया है। अब हम आगे देख लेते हैं कि इनसे संबंधित और कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, विशेष तथ्य हैं, तो उनको देखते हैं। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी साहित्य का सबसे प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है हृदय हारिणी या आदर्श रमणी, जिसको 1890 ईस्वी में लिखा गया था। और ये जो उपन्यास है वो किसका है? किशोरीलाल गोस्वामी का ये उपन्यास है। हिंदी साहित्य का सबसे पहला राजनीतिक उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का सबसे पहले राजनीतिक उपन्यास प्रेमाश्रम या प्रेमाश्रय है, जो 1922 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। तीसरा जो हमारा है कि हिंदी साहित्य का सबसे पहला जीवन चरित्रात्मक उपन्यास कौन सा है? तो वो है झांसी की रानी। 1946 ईस्वी में इसको वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा था। किसने लिखा था? तो वृंदावन लाल वर्मा ने इसको लिखा था। हिंदी साहित्य में आख्यायिका शैली का जो सबसे पहला उपन्यास है वो कौन सा है? तो वो श्यामा स्वप्न उपन्यास है 1888 ईस्वी का। और इसको किसने लिखा था? इसको ठाकुर जगमोहन सिंह ने लिखा था। अब
आगे देखते हैं कि हिंदी साहित्य में पत्रात्मक शैली का सबसे पहला उपन्यास कौन सा है। तो हिंदी साहित्य में पत्रात्मक शैली का सबसे पहला जो उपन्यास है वो है चंद हसीनों के खतूत। 1927 ईस्वी में इसको पांडे बेचन शर्मा उग्र ने लिखा था। किसने लिखा था? पांडे बेचन शर्मा उग्र ने। हिंदी साहित्य का स्मृति शैली में लिखा गया सबसे पहला उपन्यास कौन सा है? तो वो है देहाती दुनिया। 1926 ईस्वी में इसको शिव पूजन सहाय ने लिखा था। अब उसके बाद है हिंदी साहित्य का सबसे पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का सबसे पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल है, जो 1954 ईस्वी में फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया था। हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यासों के जन्मदाता कौन है? तो वो कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। और अयारी तिलिस्मी अयारी के जन्मदाता कौन है? तो वो है देवकी नंदन खत्री। हिंदी साहित्य में जासूसी उपन्यासों के जन्मदाता कौन है? तो वो है गोपाल राम गैमरी। इन्होंने जितने भी उपन्यास लिखे हैं वो ज़्यादातर जासूसी उपन्यास माने गए हैं। और हिंदी उपन्यास का घासलेटी साहित्य कौन सा है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा रचित उपन्यास मानव मन पर तुरंत अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। कौन से उपन्यास? जो पांडे बेचन शर्मा उग्र ने जो भी जितने भी उपन्यास लिखे हैं, जब उनको पढ़ते हैं तो वो मानव जीवन पर अपना प्रभाव छोड़ देते हैं, जिसके कारण बनारसी दास चतुर्वेदी ने किसके द्वारा? बनारसी दास चतुर्वेदी के द्वारा पांडे बेचन शर्मा के द्वारा जितने भी रचित उपन्यास हैं उनको घासलेटी साहित्य साहित्य के उपन्यास कह करके पुकारा गया है। तो किसने पुकारा? बनारसी दास चतुर्वेदी ने इनको पुकारा है। अभी जो हिंदी उपन्यास का काल विभाजन, तो हिंदी उपन्यास का काल विभाजन किसने किया, किस प्रकार किया? तो चलिए उसको भी जान लेते हैं। हिंदी उपन्यास का काल विभाजन, तो हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद जो है क्या एक श्रेष्ठ उपन्यासकार है, तो उनको केंद्र बिंदु मानकर, किसको? मुंशी प्रेमचंद को केंद्र बिंदु मानकर हिंदी उपन्यास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो ये प्रश्न अगर जैसे पूछा जाए तो हिंदी उपन्यास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो हिंदी उपन्यास को 3 कालखंडों में बांटा गया है और ये मुंशी प्रेमचंद को केंद्र बिंदु में रख करके बांटा गया है। पहला है प्रेमचंद पूर्व युगीन हिंदी उपन्यास, जिसका समय है 1918 ईस्वी से पूर्व रचित उपन्यास, यानी कि 1918 ईस्वी से पहले जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं उनको प्रेमचंद पूर्व युगीन उपन्यास के नाम से जाना जाता है। दूसरा है प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, तो 1918 ईस्वी से लेकर के 1938 ईस्वी के अंतर्गत में जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं उनको प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास के नाम से जाना जाता है। फिर है प्रेमचंद्रोत्तर युगीन हिंदी उपन्यास, तो 1938 के बाद भी अब तक जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं तो वो प्रेमचंद्रोत्तर युगीन हिंदी उपन्यासों के अंतर्गत आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमने उपन्यास की जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति, उसके अर्थ के बारे में जाना, उसकी परिभाषा के बारे में जाना, उसके आवश्यक जितने भी तत्व थे उनके बारे में जाना है। और हिंदी जो हमारा गद्य साहित्य है उसका विभाजन कैसे हुआ, हिंदी उपन्यास का विभाजन कैसे हुआ था, उन सब के बारे में हमने जाना है। तो आज के लिए इतना ही। तो कल की जो वीडियो रहेगी उसमें हम जो है आगे के बारे में जानेंगे कि प्रेमचंद्र से पूर्व प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यास कौन कौन से हैं, प्रेमचंद्र युगीन उपन्यास कौन कौन से हैं, प्रेमचंद्रोत्तर युगीन उपन्यास कौन कौन से हैं, उसमें कौन कौन से लेखक आएंगे, उन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं। तो इन सब को हम जो विस्तार से अपनी अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इनको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी CUT की, UGC हिंदी नेट की, TGT PGT हिंदी की या फिर किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और उनका विषय यदि हिंदी है तो ये इन सीरीज़ के ज़रिए वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो वहाँ जा कर के आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो
हमारे ज्ञान गंगा एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। टेक केयर। बाय बाय।